तो एक बार फिर हुआ नरेश मीणा के साथ वो जो उनके साथ पहले भी हो चुका है। टिकट मांगने पर पहले भी नहीं मिला था, अब भी नहीं मिला। और अब तमाम तरह की चर्चाओं के बीच चर्चा ये है, वो खुद पूछ रहे हैं अपने साथियों से, फॉलोअर से कि मैं तीसरे मोर्चे के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा और वो तीसरा मोर्चा कौन सा होना चाहिए, आप हमें बताएं। तो आज इस वीडियो में हम उस तीसरे मोर्चे के बारे में ही बात करने वाले हैं कि किस मोर्चे के साथ जुड़कर नरेश मीणा का फायदा होगा और किसके साथ होगा नुकसान। तो बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इसे डिटेल में अच्छे से समझाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, तो तीसरे मोर्चे के बीच में सोशल मीडिया से लेकर आम गलियारों तक दो ही नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम है हनुमान बेनीवाल का, दूसरा नाम है आजाद का। तो आपको क्या लगता है कि अंता उपचुनाव के जातिगत समीकरणों को देखते हुए किसके साथ हाथ मिलाने में नरेश मीणा का फायदा है? देखिए, फिलहाल अगर इस स्थिति को हम बहुत गहराई से समझें तो समझने की ये जरूरत है कि कांग्रेस बीजेपी से तो टिकट मिल नहीं रहा है नरेश मीणा को, और नरेश मीणा का जो अपना जातिगत समीकरण है वो जातिगत समीकरण पूरा नहीं पड़ता कि वो अंता चुनाव जीत ले। वो कैसे होता है, अगर हम थोड़ा सा समझाएं और दिखाएं तो हमारे दर्शक ये समझ पाएंगे कि अंता में केवल 35% वोट जो है वो ही मीणाओं का है, सिर्फ 35% वोट जी। और ये जो 35% वोट है ये भी बटा हुआ इसलिए है क्योंकि नरेश मीणा को कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ जो कट्टर कांग्रेसी है, क्योंकि पिछड़ी जाति के तमाम सारे वोट जो है वो कांग्रेस को जाते हैं, तो कट्टर कांग्रेसियों को मिलेगा, तो ये वोट बटा हुआ है। अब अगर ये भी वोट बट जाता है तो फिर नरेश मीणा कैसे जीत पाएंगे, ये समझने वाली बात है। कांग्रेस और बीजेपी के जब दरवाजे बंद हो जाते तो तीसरे मोर्चे में किसका दरवाजा खुलेगा ये समझना जरूरी है। और अगर आप ये समझे तो उनके पास ऑप्शन सबसे पहला आता है बेनीवाल का। लेकिन इसी बीच में जब बेनीवाल का आप ऑप्शन बता रहे हैं, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि पूरे सोशल मीडिया पर वो वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरेश मीणा से एक पत्रकार द्वारा सवाल किया जा रहा है कि आरएलपी से कभी गठबंधन होगा? कतई नहीं होगा। नरेश मीणा का ये जवाब देखिए, नरेश मीणा लगभग सारे पीछे का वो रीजन भी दे रहे हैं उसमें कि इसलिए नहीं होगा, हम दोनों की पटरी साथ में नहीं बैठ सकती। अब आप एक बात बताइए कि बेनीवाल से गठबंधन के फायदे के बीच में पटरी कैसे बैठेगी? सबसे पहले देखिए, पटरी बैठने की कुछ रीजंस है और कुछ नहीं बैठने के भी रीजंस है, दोनों डिस्कस करते हैं। पटरी बैठने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बेनीवाल का हाड़ौती से कोई लेना देना नहीं है। तो हाड़ौती में बेनीवाल को एक नया नेता मिलता है जब वो नरेश मीणा पर जाते हैं, ये बेनीवाल का फायदा है। और कहीं ना कहीं दूसरी बात ये है कि बेनीवाल ने जो हाल ही में सूरज माली को इंसाफ दिलाया है उससे कितना वोटों में तब्दीली आती है, क्योंकि माली समाज यहाँ ज्यादा है। तो वो एक टेस्ट जो है वो इस सीट पे हो जाएगा अगर नरेश मीणा आते हैं। तो अब लेकिन ये सिर्फ टेस्ट तक सीमित रहेगा, क्योंकि अंता का जो माली समाज है वो अशोक गहलोत जी के इशारे पर है, और कांग्रेस बीजेपी के पास भी वहां प्रभुलाल सैनी जैसा एक कैंडिडेट है, अगर वो खड़ा करते हैं तो उनके पास ऑप्शन होने के बाद वो नरेश मीणा को वोट क्यों दे, इसके पीछे का देखिए, अगर सूरजमाली केस ने कोई इम्पैक्ट किया हो और भावनाओं को आहत किया हो तो मिल सकता है। तीसरा रीजन ये है कि अगर बेनीवाल के जाने से जाटों में जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है, वो मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा 35% के आगे बढ़ जाएंगे। और ये जब 35% के आगे बढ़ जाएंगे तो इनके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको याद होगा, मैं दर्शकों को याददाश्त के लिए एक छोटी सी चीज और बता दूं कि उनको ये बात याद होगी कि जब पिछली बार टोंक से नरेश मीणा खड़े हुए थे तो नरेश मीणा की जीत में टोटल 20,000 वोट कम पड़ रहे थे, और जो हनुमान बेनीवाल का कैंडिडेट था वो 20,000 वोट ही लाया था। तो तब एक सीख नरेश मीणा ने सीखी थी कि अगर वो टोंक में आरएलपी के टिकट पे लड़ लेते, जो कि हनुमान बेनीवाल ने ऑफर किया हुआ था, तो वो टोंक जीत सकते थे और आज
लोकसभा में हो सकते थे। आप इस बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक सबक है जो नरेश मीणा ऑलरेडी ले तो चुके हैं। आपके कहने का मतलब है कि इस सबक को याद रखते हुए हनुमान बेनीवाल के साथ नरेश मीणा का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि और रास्ते बंद है, और दूसरे रास्ते भी मैं बताता हूँ। तीसरा मोर्चा का एक रास्ता राजकुमार रोत भी हो सकता था, लेकिन राजकुमार रोत से नरेश मीणा का 36 का आंकड़ा हो चुका है। आदिवासी नेता बनने की जो प्रतिस्पर्धा है उसके बीच प्रतिस्पर्धा भी है। हालांकि उनका और इनका क्षेत्र अलग है, लेकिन रोत को कई बार कॉल किया, कई बार नाम लिया, लेकिन रोत ने कोई रिस्पांस नरेश मीणा को दिया नहीं। इसलिए सीधा सीधा नरेश मीणा कई मंचों पे ये कह चुके हैं कि रोत की कहीं ना कहीं सेटिंग है और वो कानाबाई के साथ है, लेकिन रोत के साथ नहीं है। ये दिखाता है कि नरेश मीणा ऑलरेडी बाप पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर चुके हैं। आप ये सोचिए, जब ये जेल से बाहर आए थे तो ये विधायकों से तो मिले थे, लेकिन रोत से नहीं मिले थे। इससे समझ में आता है कि ये तोड़ने का प्रयास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बाप के रास्ते तो इनके लिए पूरी तरह से बंद है। अब वो रास्ते बंद है और बेनीवाल का एक और रास्ता है, वो रास्ता मिल जाता तो जाट वोटर मिल जाते हैं, और यहाँ बेनीवाल को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब जो मैं बताता हूं बेनीवाल के साथ आने के घाटे क्या है वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या वजह थी कि रेवत राम छोड़ गए, क्या वजह थी कि उमेदाराम छोड़ गए। अब ये दोनों वजह एक ही है, और ये दोनों वजह ये है कि हनुमान बेनीवाल किसी और को बड़ा नहीं बनने देते। तो क्या नरेश मीणा के साथ वो चल पाएगा? नरेश मीणा का टेम्परामेंट ऑलरेडी बहुत हाई है, हनुमान बेनीवाल का टेम्परामेंट भी हाई है, तो ये दोनों अपने स्वभाव के चलते क्या एक हो सकते हैं? ये वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो जनता को अच्छे से समझ में भी आता है कि, और आपको जनता की राय सुनाए तो वो भी बड़ी मजेदार है कि देखिए जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कई लोगों का कहना है कि भगवान ना करे किसी दिन बन गए ये विधायक और पहुंच गए सदन में और पहले दिन ही स्पीकर को थप्पड़ जड़ दिया साहब, तो क्या होगा? इस लेवल का देखिए, आपको ये बात बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं उसमें इत्तेफाक ही नहीं, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। देखिए, नरेश मीणा ने एक थप्पड़ जड़ा था जब वो समरावता कांड में थे, ठीक है, और उससे उनको क्या हो गई थी? उससे उनको जेल हो गई थी। तो हिसाब से तो इसके बाद उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर शहीद स्मारक पर एक बार वापस वही काम हुआ। आप जानते हैं शहीद स्मारक पर कार्यकर्ताओं को ही थप्पड़ मारी थी इन्होंने, लाल। तो इसलिए अगर किरोड़ी लाल मीणा ये कहते हैं कि भाई मुझे हिंसा करने वाला नहीं पसंद, तो वो जो है नरेश मीणा के लिए साफ साफ कहते हैं। और सब तरफ से एक ही फीडबैक मिल रहा है कि राजनीति अगर करनी है तो सोच समझ के, धैर्य रख के, संयम अपनी भाषा में रख के करनी होगी। इस तरीके से राजनीति नहीं हो पाएगी और आप इसमें दूसरे इंसान को अपना दुश्मन बना बैठे हैं। आप इसमें एक बात बहुत तरीके वाली है, वो भी समझिएगा कि एक जो गलत इमेज बनी हुई है कि अगर कोई मीणा नेता है तो वो हिंसा ही करेगा, वो बवाल ही करेगा, उस इमेज को एक तरफ तो किरोड़ी लाल मीणा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आंदोलन है तो अहिंसक करते हैं, बात अहिंसा वाली करते हैं। दूसरी तरफ नरेश मीणा है जो कहीं ना कहीं इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। और इससे क्या होगा? इससे होगा क्या, ये समझने वाली बात है। इससे आगे से कोई भी पार्टी एमएलए एमपी तो दूर, आगे कोई बड़ी पोजीशन कभी ऑफर नहीं करेगी, और फिर मीणा सीएम का जो सपना है वो पूरी तरह से सपना ही रह जाएगा। ये समझने की जरूरत है। लेकिन आजाद के साथ अगर जाते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर एक भी रैली अगर चंद्रशेखर आजाद रावण कर देते हैं अंता उपचुनाव में नरेश के फेवर में, तो समीकरण बदल सकते हैं। क्या ये संभव है? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। इसका वजह है, ये है समझने वाली वजह है क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी बीजेपी अंता में क्या करेगी? बीजेपी का कैंडिडेट जो थे वो कंवरलाल मीणा थे। अब कंवरलाल मीणा उनके कैंडिडेट थे। अब पूरा अंता और पूरा हाड़ौती ये मानता है कि कंवरलाल मीणा के साथ क्या हुआ था? उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। अब उनके साथ अगर षड्यंत्र हुआ था तो सहानुभूति वाले वोट सबसे पहले किसको मिलेंगे? ये समझने वाली बात है। सहानुभूति वाले वोट सबसे पहले बीजेपी को मिलेंगे,
नरेश मीणा भी कोशिश कर रहे हैं उस सहानुभूति वाले वोट को लेने की, तो उनको 35% का मान लीजिए उस सहानुभूति का तीसरा या चौथा हिस्सा मिल सकता है, उससे ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा। अब चंद्रशेखर आजाद भी पिछड़े समुदाय से ही है, तो वो इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द खेलेंगे जिसमें ऑलरेडी बीजेपी कॉम्पीट कर रहा है। सहानुभूति वाले वोट उनको मिलेंगे। और अगर बीजेपी ने प्रभुलाल सैनी को टिकट देने की बजाय कंवरलाल मीणा के ही परिवार को टिकट दे दिया, तो वो तो सीधा सीधा सहानुभूति वाले सारे वोट ले जाएंगे। तो फिर ये आकर और कितने वोटों में इजाफा करेंगे? अगर बेनीवाल आते हैं तो जाट वोट दे देते हैं, ये आकर कौन से वोट में इजाफा करेंगे, ये समझने वाली बात है। कोई और जो निर्णायक वोट बैंक है वो है माली समाज, धाकड़ समाज, बहुत बढ़िया माली, धाकड़, जय, जाट, ये सारे समाज कुछ ना कुछ आपको एडिशन दे सकते हैं, लेकिन बाकी समाज तो आपको 35% में कोई एडिशन दे ही नहीं देना। वो एडिशन नहीं दे रहा और 35% वोट ऑलरेडी बट रहा है, तो फिर नरेश मीणा जीतेंगे कैसे, समझने वाली बात है। और यहां पर एक और बात समझने वाली है, अगर कोई और किसी का सपोर्ट नरेश मीणा नहीं लेते और ये नरेश मीणा खड़े हो जाते हैं निर्दलीय के तौर पर, बीएसपी पार्टी से, तो निर्दलीय के तौर पे या बीएसपी पार्टी से कैसे भी खड़े हो जाते हैं, तो आप इस बात को समझिएगा कि नरेश मीणा वहां से अगर वापस हार जाते हैं तो इनके साथ एक ही टर्म में बैक टू बैक 2 हार हो जाएंगी। और फिर अगर ये वापस चुनाव लड़ते हैं तो लोग कहेंगे ये तो सिर्फ बोलने के लिए कहते हैं कि भाई मैं तो सोशल सर्विस कर लूंगा, मैं तो कर्नल बैरिस्टर बन जाऊंगा। लड़ना इनको इलेक्शन ही और फिर इनको हार जाना है, तो काम तो ये कैसे कराएंगे? और फिर छवि बेनीवाल की और स्ट्रांग हो जाएगी। काम कराने हो तो बेनीवाल के पास जाओ, अगर केवल हल्ला करना है। बहुत बड़ा तबका भी इनके अगेंस्ट काम कर रहा है, एक नहीं दो नहीं, ऐसे कई सारे नेता हैं जिनसे इन्होंने दुश्मनी पाल ली है। राजनीति में देखिए, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं कई बार तो हनुमान बेनीवाल पर भी कई बार आरोप लगे हैं कि अशोक गहलोत के साथ साठगांठ थी उनके सरकार के टाइम, ये समझौता कर लेते हैं कहीं भी जाते हैं तो किसी भी आंदोलन में। लेकिन आप देखेंगे कि भजनलाल सरकार में भी कितने ऐसे धरने हैं जो हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं, रातों रात प्रशासन को घुटने पर बैठाते हैं, और यही दम उस नेता को और बड़ा मजबूत बनाता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी दम के बल पर जो रालोपा है उसको आगे ले जाएंगे हनुमान बेनीवाल, अपनी सेना को आगे ले जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, आप देखिएगा परिवर्तन बहुत आया है हनुमान बेनीवाल के धरने और उग्रता के अंदर भी, और यही बात नरेश मीणा को भी सीखनी होगी। संयम बरतना होगा, धैर्य रखना होगा, ऊपर से अपनी भाषा को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यही आपकी दुश्मनी को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ा रही। हनुमान बेनीवाल के साथ जो एक बात है जिसको हम सब मानते हैं, वो बात ये है कि हनुमान बेनीवाल भले ही उग्र हो, वो भी उग्र होते हैं। अभी तेजा जी की रैली में उन्होंने पुलिस वाले के साथ उग्रता की थी, वो भी आलोचना करते हैं और भरसक आलोचना करते हैं, मुख्यमंत्री को नाम से बुलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन ये सब करते हुए काम होता है, काम बिल्कुल होता है, वो काम रुकता नहीं है। चाहे विकास के काम हो, चाहे पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का काम हो जाता है। दूसरी बात, प्रशासन मानता है, घुटनों पर आ जाता है, ये कर देते हैं। अब देखने वाली तीसरी बात सबसे बड़ी बात ये है कि आलोचना करते हो भली बीजेपी सरकार, दिल्ली में डिप्लोमेसी भी उनके साथ कर लेते हैं, बेटे की बर्थडे पे भी उनको बुला लेते हैं और काम भी उनसे करवा लेते हैं। नितिन गडकरी के पास जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, किसी मंत्री के पास जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो आप विरोध भी कर सकते हो, काम भी करा सकते हो, आपके विधायक एक नहीं हो पर आपका रुतबा वैसा हो, ये हनुमान बेनीवाल कर जाते हैं। ये नरेश मीणा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो भावुकता में बहुत कुछ कह जाते हैं, एक एक बड़े पॉलिटिशियन के दुश्मन बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं हाथ जो छोड़ देते हैं वो कहीं ना कहीं जो थप्पड़ मार देते हैं, हिंसक हो जाते हैं, वो एक उनकी इमेज के लिए बहुत नेगेटिव। और इतना सब कुछ होने के बाद एक जो सबसे बड़ी गलती की है वो कांग्रेस से ना होकर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सबसे राहुल गांधी से ट्वीट करके जो इन्होंने टिकट मांगा है, वो इनकी इमेज को और भी ज्यादा बड़ा धब्बा देता है। और जो बात पे नहीं रहने वाली
आदत है वो सबसे ज्यादा बुरी है। आप कहते हो एक तरफ कि मैं तो सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, मैं तो कर्नल बैंसला बनना चाहता हूँ, और फिर अगले ही दिन टिकट मांग लेते हो और राहुल गांधी से टिकट मांग लेते हो, ट्वीट और कर लेते हो, चुनाव और लड़ने का फैसला कर लेते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपकी कथनी और करनी में अंतर बताती है। ये सारी चीजें जो है वो दिखाती है कि नरेश मीणा तो जो कुछ भी कर रहे थे वो तो चुनाव लड़ने के लिए कर। जी, और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए नहीं, एक बहुत बड़ा कारण प्रतिशोध लेना भी है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है कि एक बार ही सही मजा तो जरूर सिखाना है, दिखाना है कांग्रेसियों को। लेकिन उस चक्कर में साफ साफ कि अंत आकर देखिए किस तरीके का स्वागत होता है वहां पर। उस चक्कर में अगर फिर से हार हो जाती है, फिर आप कैसे निकलोगे, फिर आप कैसे मुंह दिखाने लायक बचेंगे नरेश मीणा? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। इसी बीच सारे समीकरणों को हमने आपको डिटेल में समझाया है। आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा को किसके दामन को पकड़ना चाहिए? क्योंकि खुद ये मानते हैं कि किसी ना किसी मोर्चे के साथ जुड़कर ही चुनाव लड़ना होगा, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बताइएगा जरूर इस विश्लेषण के बाद आपको क्या समझ आया, किसके साथ जाएंगे नरेश मीणा? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।